हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म का क्या मतलब है, स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म का क्या मतलब है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ थी उसने किस तरीके से भारत को प्रभावित किया। इसके बाद हम देखेंगे सत्याग्रह का क्या अर्थ है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में कि ये क्या थे। और लास्ट में हम देखेंगे आज के लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, इसका क्या अर्थ है। तो जब मैं आपको दोस्तों हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस कर रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें भी मैंने बताया था कि नेशनल क्या मतलब है। नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, यानी कि राष्ट्रवाद आपके अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना होती है, इसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन जब हम इंडिया में नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमको ये जानना है कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, भारत में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आती है। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो शुरू होती है जब हम एक होकर के, एक साथ जुट करके, और ब्रिटिशर्स को जो हमारे ऊपर जो रूल करते थे, जो हमारे ऊपर राज करते थे, उनको जब हमने इस बात के लिए प्रयास करने शुरू किए कि हम उनको अपने देश से बाहर भेजेंगे, अपने देश से उन्हें निकाल फेंकेंगे, ठीक है। यानी कि जब हमने अपना फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया तो इसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे लिए राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। जो भारत का जो राष्ट्रवाद है दोस्तों वह किसी भाषा पर आधारित नहीं है। जैसे कि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में डिस्कस किया कि जर्मनी के लिए जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस के लिए फ्रेंच लैंग्वेज, इटली के लिए इटालियन लैंग्वेज। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की जो नेशनलिज्म है वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, यानी कि एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिसके अंदर रहने वाले सभी लोग एक फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, एक नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें ना कोई लैंग्वेज बैरियर है, ना कोई कास्ट बैरियर है, ना कोई रिलीजन बैरियर है, ना ही कोई कलर बैरियर है। तो किसी प्रकार की जाति पाति धर्म भाषा कलर रंग इसका कोई भेद नहीं है दोस्तों। हम लोग सिर्फ एक इस फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं कि हम सब एक हैं। और यह फीलिंग कहाँ से शुरू होती है? इस फीलिंग की शुरुआत होती है जब हम एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यह है हमारी देश की नेशनलिज्म। अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में दोस्तों। तो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में और ये 1918 तक चला, यानी 1914 से 1918 तक। उसके दौरान इन 4 साल 5 साल के दौरान किस तरीके से राजनीति बदलती है, किस उसका क्या भारत के ऊपर असर पड़ता है इस वर्ल्ड वार का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पढ़ते होंगे, अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि उसमें कहीं भारत का नाम नहीं आता है कि भारत फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। उसमें नाम जो आता है वो है ब्रिटेन का। चूँकि ब्रिटेन की हम कॉलोनी हुआ करते थे, ब्रिटेन भारत के ऊपर राज किया करता था, तो इसलिए जो भारत के संसाधन हैं, भारत के लोग हैं, जो भारत की पूंजी है, धन है, उन सभी चीज़ों का ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार में अपनी तरफ से उसको इन्वेस्ट किया, उसको यूज किया। तो इसलिए उसका असर, वर्ल्ड वार का असर हमारे ऊपर भी पड़ा दोस्तों। लेकिन भारत की ज़मीन पे वर्ल्ड वार की मतलब जो है नहीं हुआ था, भारत की ज़मीन पे कोई लड़ाई इसके लिए नहीं की गई थी। तो देखते हैं इससे क्या असर हुआ। सबसे पहली चीज़ है कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो वर्ल्ड वार था फर्स्ट 1914 टू 1918, इसने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया। कैसे किया, इसी को हमको समझना है। देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्रीजेज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड इट वाज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। यानी कि जो युद्ध के अंदर जो खर्च हो रहे थे, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सुरक्षा को लेकर के जो खर्च हो रहे होंगे, जैसे हथियार खरीदने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें खरीदनी है जो युद्ध में जिनका प्रयोग किया जाएगा, तो वो जो खर्च है वो खर्च कहाँ से आएगा? तो उसको फाइनेंस किया गया था वॉर लोन्स के द्वारा और टैक्स को इंक्रीज करके। वॉर लोन से क्या मतलब है? यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों से पैसे लेकर के और मिलिट्री को दे रही है कि आप इसको अपने पास रखिए, हम आपको लोन दे रहे हैं और आप लड़ाई कीजिए। तो फाइनली जो बर्डन है, जो बोझ है उसका, वो किसके ऊपर आएगा? पब्लिक के ऊपर, जो लोग हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ता था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, उस पैसे की भरपाई करने के लिए क्या किया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। दूसरी चीज़ क्या हुई?
टैक्स कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ गया। कस्टम ड्यूटीज़ का क्या मतलब होता है, जब हम एक जगह से दूसरे जगह को सामान ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई व्यापार हो रहा है, तो हम भारत से कोई सामान अमेरिका भेजते हैं या अमेरिका हमारे यहाँ कोई सामान भेजता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, तो उसके ऊपर जो भी वस्तुएं आती हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये कस्टम ड्यूटीज़ जो थी उसको बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। इनकम टैक्स कुछ और तरीके से हमारे देश में उस पहले भी लागू होता था, लेकिन 1918 में जो है इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन, एक स्ट्रक्चर लागू किया गया और इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा इस वॉर की वजह से ही चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। 1913 और 1918 यानी कि इन 5-6 साल के बीच में चीज़ों के दाम माना जाता है, जो वस्तुएं थी उनके मूल्य लगभग 2 गुने हो गए, डबल हो गए, ठीक है। और इसके वजह से जो कॉमन पीपल थे उनके जीवन में कठिनाई होना शुरू हो गया, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो तो एफर्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हो सकता है खरीद लें, लेकिन जो कॉमन पीपल है, अगर चीज़ों के दाम बहुत ही कम समय में 2 गुने हो जाएंगे तो उनके लिए कठिनाई शुरू हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ वॉर की वजह से। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो था दोस्तों फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी ज़बरदस्ती भर्ती करना सेना के अंदर। ये आप एक स्क्रीन के ऊपर अपने एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें देखिए यहाँ पे कॉमन पीपल दिख रहे हैं, किसान हैं, ठीक है। हालांकि ये इंडिया के लोग नहीं दिख रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के हैं, लेकिन ये भी फोर्स लेबर ही है, ठीक है। कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, कोई व्यापार करने वाला है, कोई किसान है, लेकिन सबको जो है फाइनली क्या बना दिया जा रहा है, फाइनली सबको जो है हथियार पकड़ा के और सबको सेना में भर्ती कर दिया गया। ये है फोर्स लेबर दोस्तों, यानी ज़बरदस्ती जो है आप किसी को सेना में भर्ती कर रहे हैं। तो इंडिया के लोग जो थे, जो रूरल एरियाज में स्पेशली रहते थे, जो गांव के क्षेत्र में रहते थे, उनको भी जो है फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, उनको भी ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया और इस वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा 1918-19 और 1920-21, ठीक है, इन 2-3 साल के अंदर क्रॉप फेल हुआ, यानी कि फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया और फसल बर्बाद हो गई, और इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया पूरे देश के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस दौरान। उसी समय एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1918 में आया, ठीक है। जैसे आज के समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस समय हमारे कंट्री में, सिर्फ नहीं हमारे कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक है, ये फैला हुआ है। वैसे ही लगभग 100 साल पहले 1918 में एक महामारी फैली हुई थी, एक एपिडेमिक फैला हुआ था जिसको बोलते थे स्पेनिश फ्लू, ठीक है, और उसका असर इंडिया के ऊपर भी आया, तो उससे भी पूरे लोग परेशान थे। उस समय बहुत सारे, लगभग जो है 1 करोड़ से अधिक लोग उस समय मर गए इस एपिडेमिक की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के लोग फेस कर रहे थे। माना जाता है कि 1921, हालांकि माना जाता है नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि 1921 का जो सेंसस हुआ था, 1921 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, आपको पता होगा कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। जैसे अगला जो जनगणना होने वाला है वो होगा 2021 में, ठीक है। तो हर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एक जनगणना होता है, सेंसस होता है। तो 1921 का जो सेंसस हुआ था, इस सेंसस में जब जनगणना किया गया 10 साल बाद, यानी 1911 के बाद 1921 में जब सेंसस किया गया, तो पॉपुलेशन पिछली बार से कम हो गया था। ऐसा होता नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ था और ये संभवतः आखिरी बार हुआ था कि जनसंख्या पिछली बार से कम हो गई थी, और लगभग 12 to 13 मिलियन, यानी कि लगभग मान के सम कर सकते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ लोग उस समय मर गए थे इस 10 साल के अंदर। और 10 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3-4 साल के अंदर, जब ये एपिडेमिक आया है स्पेनिश फ्लू, और जो ड्रॉट, जो सूखा पड़ा है जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई है। तो इन 2 कारणों से, सिर्फ फेमाइन आया और एपिडेमिक, इसकी वजह से करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो अपनी लाइफ लॉस कर देते हैं। तो इस वजह से जो है एक पॉपुलेशन जो है ये 10 साल बाद जब सेंसस हुआ तो डिक्रीज हो गया था। अगला जो है दोस्तों, अब ये तो चीज़ें थी फर्स्ट वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई और उसके बाद की होने वाली चीज़ें। इसी दौरान दोस्तों एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है इंडिया में कि एक व्यक्ति हमारे देश में वापस आते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915, डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने रेसिस्ट रेजिम के अगेंस्ट में, यानी कि जो रंग भेद करने वाली जो वहाँ की सरकार थी, उसके अगेंस्ट में एक सक्सेसफुल मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन किया था, ठीक है।
और इस मूवमेंट के तहत वो मास एजिटेशन करते थे, यानी कि एक बहुत बड़ी जनता को लेकर के और आंदोलन करते थे। ये अपने स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर देख रहे हैं ये रियल पिक्चर नहीं है, ये 1982 में एक महात्मा गांधी के ऊपर एक मूवी आई थी गांधी नाम से। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, उस मूवी से आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा और आपकी एक समझ विकसित होगी। तो वो मास एजिटेशन करते थे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेकर के एक आंदोलन करते थे, मार्च करते थे, और इसे वो नाम देते थे सत्याग्रह। वो कहते थे कि ये हमारा सत्याग्रह है। ठीक है, अब ये डेट याद रखिएगा, मैंने बताया 9 जनवरी 1915। इसी डेट को याद करके हमारे कंट्री में आज भी एक दिवस मनाया जाता है, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा डे 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम। तो अब सवाल है कि ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का क्या मतलब है। तो दोस्तों सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सत्य और आग्रह। ठीक है, सत्य यानी कि ट्रूथ और आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं, यानी कि व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर द ट्रूथ वी से इट सत्याग्रह। ठीक, तो सत्याग्रह के तहत हम जो है पावर ऑफ ट्रूथ के ऊपर जोर देते हैं, यानी कि जो सत्य की जो शक्ति है, जो सच की जो शक्ति है उसके ऊपर हम इम्फेसाइज करते हैं, उसके ऊपर हम जोर देते हैं। ठीक है, और हम सत्य की खोज करने की कोशिश करते हैं। सत्याग्रह कहता है, सत्याग्रह का जो विचार है वह कहता है कि यदि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, अगर वो सही है, अगर वो ट्रू है, तो आपको इनजस्टिस के अगेंस्ट में अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में इनजस्टिस कर रहा है, अगर आप सही हैं तो आपको फिजिकल फोर्स यानी कि शारीरिक बल का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एग्रेसिव हुए, बिना आक्रामक हुए एक सत्याग्रही बहुत ही आसानी से नॉन वायलेंस के थ्रू अपना बैटल जीत सकता है, अपनी लड़ाई जीत सकता है। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को पीटना नहीं है, मारना नहीं है। तो नॉन वायलेंस की हेल्प से हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। और जो इस तरीके से लड़ाई को जीतने की कोशिश करता है वो कौन है, वह एक सत्याग्रही है जो कि सत्याग्रह के आइडिया के ऊपर चलता है। कहते हैं महात्मा गांधी का विचार कहता है, महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह का जो आइडिया है वो कहता है कि हमको जो ऑप्रेसर है, जो हमारे खिलाफ जो गलत कर रहा है जो व्यक्ति, उसके कंसाइंस से हमको अपील करना है कि वो सत्य को समझे। कंसाइंस यानी उसकी जो चेतना है, जो उसकी सोचने की शक्ति है, उसको हम इस तरीके से बदलें कि वो समझ जाए कि सत्य क्या है। जो जिस चीज़ को हम सत्य समझ रहे हैं उसको वो भी माने कि हाँ ये सत्य है और वो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो गलत है। ठीक है, तो उसको हमको परसुएड करना है टू सी द ट्रूथ, उसको हमको सत्य को दिखाना है। हमको उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमको उसको फोर्स नहीं करना है, हमको उसके साथ वायलेंस नहीं करना है। बिना कोई हिंसा किए हम कोशिश करेंगे कि वो सत्य को समझे। और अंत में द ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, यानी कि अंत में जीत किसकी होगी, वो होगी सत्य की। और महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि जो नॉन वायलेंस का जो धर्म है, ठीक है, यानी जो अहिंसा का जो धर्म है वो भारत में सभी लोगों को यूनाइट कर सकता है, भारत के सभी लोगों को एक साथ ला सकता है। तो ये था दोस्तों आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। और इसी सत्याग्रह के आइडिया पे बेस्ड उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट किए, बहुत सारे आंदोलन किए। इसमें जो पहला सत्याग्रह था उसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है। दोस्तों यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं, यह बिहार का मैप है और यह है चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। चंपारण में दोस्तों एक फसल की खेती होती थी, ये नील, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नील का पौधा है और नील के पौधे से ही ब्लू कलर बनाते थे, नीला रंग। ठीक है, अब क्या था चंपारण सत्याग्रह, इसको समझते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे चंपारण सत्याग्रह है या आगे दो और हम सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, ये बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है, बहुत ही बड़े टॉपिक है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना ही चर्चा करेंगे जिससे आप एक समझ पैदा कर सकें, आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप आसानी से एग्जाम में आंसर लिख सकें। तो चंपारण नाम का जो जगह मैंने अभी आपको मैप में दिखाया दोस्तों, यहाँ के जो किसान थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे क्या फोर्स ग्रो करें, इंडिगो ग्रो करें। 3/20 का क्या मतलब है दोस्तों, जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे जो ज़मीन मापने की जो पद्धति है उसमें एक यूनिट होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे मैथ में मीटर, किलोमीटर जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही ज़मीन मापने का एक यूनिट होता है बीघा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बीघा। और एक बीघे में 20 कट्ठा होता है। क्या होता है, एक बीघे में 20 कट्ठा। तो
जो ब्रिटिशर्स थे, जो खेती कराते थे हमसे ज़बरदस्ती, वो कहते थे कि अगर आपके पास 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठे ज़मीन है तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे की एरिया पे आप इंडिगो ग्रो कीजिए। तो चूंकि ये 3 कट्ठे पे होता था, इसीलिए इस सिस्टम को हम 3 कट्ठिया सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड आपके बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये जानकारी के लिए होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप आंसर लिख सकें। तो इंडिगो से क्या होता था, इंडिगो ग्रो करने से इंडिगो से जो है प्रिपेयर किया जाता था डाई, यानी कि एक रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। इसे हम नील की खेती कहते हैं दोस्तों हिंदी में, ठीक है। तो इसे नीला रंग बनता था, जो कि कपड़ों की रंगाई में प्रयोग किया जाता था। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या था? अगर हम कह रहे हैं कि नील की खेती कीजिए तो किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, ये हमको समझना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो नील की खेती हम करते हैं इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और चूँकि हम बहुत ज़्यादा पानी अपने खेत में यूज करते हैं, इस वजह से उसकी जो फर्टिलिटी होती है, चूँकि हम बहुत ज़्यादा जब पानी यूज करेंगे तो जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर जो फर्टिलिटी के जो फैक्टर्स होंगे वो सभी जो है ख़राब हो जाएंगे, वो सभी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी से लॉस हो जाएगा। इस वजह से मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? हुआ क्या कि समय के साथ जो है ब्लू कलर जो है वो एक आर्टिफिशियल ब्लू कलर बनने लगा जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो जब जर्मनी के अंदर, ये सब बुक में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो जर्मनी के अंदर जब ब्लू कलर बनने लगा आर्टिफिशियल, तो ये जो नीले रंग का जो है, ये जो नीले रंग का जो पौधा है, जो इंडिगो क्रॉप है, इसका डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फिर से जो है ब्रिटेन ने जर्मनी से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और फिर से यहाँ के लोगों से कहने लगा कि आप इंडिगो को ग्रो कीजिए। बाद में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो फिर लोगों ने कोशिश किया कि हम इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे कि अगर आपको इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करना है तो आपको इसके बदले में भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आप खेती कर रहे हैं तो टैक्स तो देना ही है, खेती नहीं कर रहे तब भी टैक्स देना है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ थी इस पॉलिसी की, बहुत ही ख़राब पॉलिसी थी। तो इसी के अगेंस्ट में जो है आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी चंपारण आते हैं। कब? 10 अप्रैल 1917। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में चंपारण सत्याग्रह 1916 में लिखा हुआ है, लेकिन ये शुरू किया गया था 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहुंचते हैं चंपारण। उन्हें यहाँ बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये हालांकि नाम आपको याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है उसको मैंने स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखा है, वो सिर्फ मैं कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आते हैं, ये इंडिगो जो प्लांटेशन है उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करने के लिए, और उनके प्रयासों से फाइनली 3 घटिया सिस्टम यानी जो इंडिगो प्लांटेशन का जो सिस्टम है वो एबोलिश कर दिया गया चंपारण से, ठीक। तो ये था दोस्तों पहला आंदोलन। उसके बाद जो अगला आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं सत्याग्रह के आइडिया पे, वो था खेड़ा में। खेड़ा में अब क्या हुआ था ये समझते हैं। खेड़ा दोस्तों एक जगह का नाम है, ये है गुजरात में। यहाँ पे क्रॉप फेल हो गया था, यानी फसल बर्बाद हो गई थी किन्हीं कारणों से, नेचुरल कॉजेज से। अब जब फसल बर्बाद हो गई तो आपको पता है कि जो भी किसान फसल उगाते थे तो उन्हें अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ता था। तो जब फसल बर्बाद हो गई तो कोई मुनाफा ही नहीं होगा, जब मुनाफा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर टैक्स कैसे दे पाएंगे। तो किसानों ने अपील किया कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसको कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि जो टैक्स देना है उनको उस टैक्स को माफ़ कर दिया जाए एज़ पर द रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड क्या है? एक नियम था जिसके तहत टैक्स लिया जाता था किसानों से। वो कहता था कि अगर किसी वर्ष नॉर्मल से 1/4 ही क्रॉप होता है, यानी कि मान लीजिए कि हर साल अगर किसान 100 किलो अनाज उगाते हैं, लेकिन किसी साल किन्हीं कारणों से फसल खराब हो जाती है और वो 25 किलो या उससे कम ही फसल सिर्फ उगा पाते हैं, तो उस साल उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। और 1918 में ऐसा ही हुआ था। तो किसानों ने कहा ब्रिटिशर से कि हम इस बार टैक्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी फसल खराब हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ऐसा करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, अगर आप पे नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो सब कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। बाद में महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचते हैं, यहाँ पे आंदोलन किया जाता है और फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है और इंक्वायरी करने के बाद गांधी जी ये सलाह देते हैं कि सरकार को लैंड रेवेन्यू नहीं लेना चाहिए, रेवेन्यू सिर्फ उन्हीं से लिया जाए
जो कि रेवेन्यू पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों खेड़ा मूवमेंट जो कि 1918 में हुआ था। आपकी बुक में ये 1917 दिया हुआ है, लेकिन ये भी 1918 है। अगला आंदोलन हुआ वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था? यह एक सत्याग्रह था, एक तरीके से डिस्प्यूट था, एक झगड़ा था। किसके बीच में? मिल में काम करने वाले वर्कर्स के बीच में और मिल के मालिक के बीच में, यानी इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन मिल वर्कर्स एंड मिल ओनर्स। अब उस समय क्या हुआ था कि प्लेग बोनस को लेकर बात हो रही थी। 1918 में मैंने बताया आपको पहले ही कि प्लेग आया था, महामारी फैली थी। कौन सी महामारी? स्पेनिश फ्लू। तो उस समय प्लेग बोनस की बात चल रही थी, यानी बीमारी फैली हुई है, सबका नुकसान हो रहा है, तो जो मालिक हैं वो अपने वर्कर्स को कुछ बोनस दें। ठीक है, अब सवाल इस झगड़ा जो था, ये जो डिस्प्यूट था, वो इसी बोनस को लेकर के था कि बोनस कितना मिलना चाहिए। जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि जितनी उनकी वेज है, जितना उनको सैलरी मिलता है कहिए तो उसका 50% उनको प्लेग बोनस के रूप में मिलना चाहिए, यानी कि 50% सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए। जबकि जो ओनर्स थे, जो यानी कि जो मिल के मालिक थे, वो सिर्फ 20% देना चाहते थे। अब इसी बात को लेके झगड़ा था कि 50% चाहिए कि 20% चाहिए। ठीक है, 20% मिलेगा। अब गांधी जी वहाँ जाते हैं। गांधी जी ने भी पूरे जो परिस्थिति थी वहाँ की, जो सिचुएशन था, उसको स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने फार्मर से कहा कि आप 35% के लिए डिमांड कीजिए। ठीक है, 50% का डिमांड मत कीजिए, 35% में आपका काम हो जाएगा। 35% के लिए डिमांड कीजिए, और अगर वो 35% में नहीं मानते हैं तो यू कैन गो ऑन स्ट्राइक, आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। बाद में जो मिल ओनर्स थे वो 35% पे भी एग्री नहीं हो रहे थे, तो सब लोग जो है इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी दे ऑल वेंट ऑन द स्ट्राइक। और उसके बाद ये सभी जो इश्यूज़ थे, जो समस्याएं थी, इसको एक ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी कि जजमेंट देने के लिए कि क्या किया जाए, 35% मिले कि 20% मिले। और फाइनली उस ट्रिब्यूनल ने कहा कि 35% हाइक होना चाहिए, 35% इनका वेज बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से अहमदाबाद सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह रहा हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो या खेड़ा का रहा हो, किसी भी सत्याग्रह में वायलेंस का यूज नहीं हुआ। नॉन वायलेंस के बेस पे, बिना हिंसा किए, बिना कोई झगड़ा किए, इन सभी आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया गया इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी का, और ये शुरुआती 3 आंदोलन थे, फर्स्ट 3 मूवमेंट ऑफ बाई महात्मा गांधी इन इंडिया विच वर सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सभी शुरुआती 3 आंदोलन थे, इसको आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये आज के लेक्चर में बेस कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं। ये है 1 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह? उम्मीद है आप लिख लेंगे कि सत्याग्रह का क्या मतलब है। हाउ वॉज द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइनेंस्ड? किस तरीके से फाइनेंस किया गया था, मैंने आपको बताया एक स्लाइड में। वॉर लोन एक और चीज़ था वहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा उसको। विच वॉज द थर्ड अर्ली सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है, मैंने 3 सत्याग्रह का नाम बताया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। आपको बताना है कि इन तीनों में तीसरा कौन सा था। तो अभी तो आंसर आपको पता ही चल गया। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप ये वर्ड याद रखिएगा, सीका, CKA। ठीक है, सीका से आपको याद रहेगा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, हिंदी में सिक्का होता है और यहाँ पे हम ट्रिक के लिए सीका याद रखते हैं। आप कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। वाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह एट खेड़ा इन गुजरात? खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह क्यों शुरू किया, इसको भी आप लिख सकते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द सत्याग्रह स्टार्टेड बाई गांधी जी एट चंपारण? क्यों चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया? तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताएं, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इंडिया की कंडीशन कैसी थी? अगेन सेम क्वेश्चन इन द डिफरेंट वे, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम होगा, कोई अंतर नहीं है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी? तो मैंने आपको कुछ स्लाइड्स, एक स्लाइड में बताया ना कि सत्याग्रह का क्या मतलब है, उसी को आप बस नोट डाउन कर दीजिए। विच 3 अर्ली सत्याग्रह वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाई गांधी जी? कौन से शुरुआती 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।